everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss now Anandvardhan theory of Dhwani. Yeah, this is the rare topic of English. इंग्लिश लिटरेचर का ये एक रेयर टॉपिक है जो मैं आज यहाँ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ज़्यादा इसके ऊपर आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी यूट्यूब पर, लेकिन क्योंकि मुझे ये टॉपिक आपको समझाना था इसलिए आज मैंने ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, और जो बच्चे नए इस वीडियो पर जुड़ रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंडरस्टूड? चलिए, पीजी सेमेस्टर जो अगर आप एमए इंग्लिश पीजी सेमेस्टर सेकंड में हैं तो याद रखिएगा कि ये आपको देखने को ये थ्योरी और प्लस इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है। देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। आनंदवर्धना थ्योरी ऑफ ध्वनि, आनंदवर्धन की ध्वनि की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले मैं भरत मुनि का जो रसा थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको भरत मुनि की रसा थ्योरी भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन ऑफ आनंदवर्धन थ्योरी ऑफ ध्वनि। हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं आनंदवर्धन की थ्योरी ऑफ ध्वनि, ध्वनि के सिद्धांत को। ध्वनि थ्योरी आनंदवर्धना, ये देखिए अब मैंने यहाँ पर ये पिक भी मेंशन की है ताकि आप इसको समझें। आंसर अब आपको जब आंसर लिखना रहेगा तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किस तरह से आंसर को अपने लिखेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है वही बताने के लिए हम आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने के बावजूद भी कम मार्क्स पाते हैं तो अब वो कम मार्क्स नहीं पाएंगे बल्कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आंसर, आनंदवर्धना's ध्वनि थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक बहुत ही प्रभावशाली कॉन्सेप्ट है आनंदवर्धन की ध्वनि थ्योरी। It was introduced in his seminal work ध्यानलोका 19th century CE। सबसे पहले इन्होंने अपने सेमिनल वर्क में, जिसका नाम था ध्यानलोका, जो कि 9th सेंचुरी में इन्होंने लिखी, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया था ध्वनि को। Where he argued that the essence of poetry lies in its suggestive meaning ध्वनि rather than its explicit or literal meaning। जहाँ पे वो ये तर्क देते हैं कि पोइट्री जो है वो सही मायनों में देखा जाए तो भाव है, एक प्रकार का इसेंस कहा जाता है भाव को। तो पोइट्री क्या है? पोइट्री का जो भाव है वो उसके पक्ष में तर्क देते हैं और साथ में सजेस्ट करते हैं कि इसका जो मीनिंग ध्वनि है उसको आप फील करिए, बनिस्बत इसके कि आप उसका लिटरल मीनिंग ढूंढें या उसका ये देखें कि इसका प्रकट किस तरह से हो रही है ध्वनि, ये मत करिए बल्कि फील करिए कि अगर पोइट्री लिखी जा रही है तो क्या वो ट्रेजिक पोइट्री है, क्या वो मेलनकॉलिक पोयम है, या आपको देखना ड्रामेटिक मोनोलॉग है, या फिर आप ये देखेंगे कि वो एक ह्यूमरस पोयम है, ऐसे समझ के चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो उसका भाव है, जो ध्वनि है पोइट्री की, वो समझ में आ जाएगी कि हम जो पोएम्स पढ़ रहे हैं या जो भी पोयम हम लिख रहे हैं उसकी ध्वनि क्या है, उसका भाव क्या है। की एस्पेक्ट्स ऑफ ध्वनि थ्योरी, हमें देखना है कि ध्वनि थ्योरी के की एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो कि ध्वनि थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इसमें ध्वनि यानी सजेशन। आनंदवर्धन proposed that poetry conveys meaning not just through its literal sense abhida or implied meaning lakshana but primarily through suggestion ध्वनि। आनंदवर्धन ने जब पोएट्री में इसके मीनिंग को कन्वे किया तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ सेंस अबिदा को ही नहीं किया, ना ही इसके मीनिंग लक्ष्य को किया, बल्कि इन्होंने उसका जो प्राथमिक रूप से सजेशन था, जो एक भाव था, जो एक तरह का मतलब सजेस्ट करना किसी चीज़ को, मतलब किसी को अच्छे के लिए कोई चीज़ देना, तो सजेशन क्या था उसका? ध्वनि था वहाँ पर। तो इन्होंने प्राथमिक रूप से इसको कोई जो है पर्टिकुलर मीनिंग, पर्टिकुलर सेंस या पर्टिकुलर जो है उसका लक्ष्य या अभिधा नहीं रखा, बल्कि उसे प्राइमरली उसको जो था एक सजेशन के रूप में रखा ध्वनि को। ध्वनि क्या है? एक सजेशन है। This suggested meaning is what creates the deeper aesthetic experience rasa in poetry। आगे वो इसके मीनिंग को और भी ज़्यादा डीपर बताते हैं और कहते हैं कि जो हमारा भारतीय सौंदर्य बोध है यानी एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, डीपर है तो जाहिर सी बात है गहरा है। तो गहरा सौंदर्य बोध का जो भाव है, रसा, जिसे हम रसा कहते हैं पोइट्री में, वो आता ही तब है जब पीछे से ध्वनि आए। आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे हमारे जो है सीन चेंज होते हैं वैसे वैसे पीछे से क्या होता है,
साउंड भी चेंज होता चला जाता है, या उसी तरह की ध्वनि आनी शुरू हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि अब हमारे सामने प्ले के अंदर कौन सा सीन यहाँ पर आने वाला है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि दिस सजेस्टेड मीनिंग इज व्हाट क्रिएट्स द डीपर एस्थेटिक एक्सपीरियंस। रसा, ये तो हम इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि रसा क्या है। तो रसा का जो डीपर एस्थेटिक एक्सपीरियंस है पोइट्री में, उसके पीछे की जो मीनिंग क्रिएट करता है वो करता है आपका ध्वनि। उसको सजेस्टेड मीनिंग जो है वो इसे क्रिएट करेगा रसा को। नंबर 2, 3 टाइप्स ऑफ। हेलो, हाँ, ये यहाँ पर हम बीच में, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। ओके, 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे कि हमारे 3 टाइप्स किसके मीनिंग है। पहला है अभिधा। अभिधा इज द प्राइमरी लिटरल मीनिंग। अभिधा क्या है? प्राइमरी है, लिटरल मीनिंग है। द डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। जो हमारी ध्वनि है उसका डायरेक्ट और डिक्शनरी मीनिंग है शब्द का, वो है अभिधा। अंडरस्टूड? 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग, इसके 3 प्रकार के इसके मीनिंग है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिधा है प्राइमरी लिटरल मीनिंग, द डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। सेकंड, अब नेक्स्ट देखते हैं लक्षण इंडिकेटिव मीनिंग। लक्षणा क्या है? एक इंडिकेटिव मीनिंग है। व्हेन द लिटरल मीनिंग इन अनसुटेबल एंड एक्सटेंडेड मीनिंग इज इनफेयर्ड। एग्जाम्पल, द विलेज इज ऑन द गंगा मीन्स नियर द गंगा। लक्षणा मतलब लक्षण, एक इंडिकेटिव मीनिंग है जो कि सूचित करता है। लिटरल मीनिंग से थोड़ा अनसुटेबल है ये, और इसकी अगर हम एक्सटेंडेड अर्थ में जाते हैं और ज़्यादा इसके विस्तार पूर्वक अर्थ में जाते हैं तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम ये कहें द विलेज इज़ ऑन द गंगा, मतलब गांव कहाँ पर है? गंगा पर है। इसका मतलब क्या है कि गांव गंगा के पास है। तो ये इसका लक्षणा का मीनिंग होगा जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ, गांव कहाँ पर है? गंगा के पास है। नेक्स्ट है व्यंजना। व्यंजना सजेस्टिव मीनिंग है आपका। अब तीनों मीनिंग आपने देखे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी लिटरल मीनिंग अभिधा, सेकंड लक्षणा इंडिकेटिव मीनिंग है, एंड व्यंजना सजेस्टिव मीनिंग, द डीपर और इमोशनल मीनिंग दैट इमर्जेस बियॉन्ड द डायरेक्ट वर्ड्स। सीधे शब्द से ऊपर इमर्जेस होकर के हम इमोशनल मीनिंग को अगर गहराई के साथ देखें तो व्यंजन यानी सजेस्टिव मीनिंग इसका व्यंजन है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग हमारे ध्वनि के हैं। ठीक है, पहला है अभिधा, दूसरा लक्षणा एंड तीसरा इज द व्यंजना। तीनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अभिधा डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड है, लक्षणा एक इंडिकेटिव मीनिंग है, व्यंजना एक सजेस्टिव मीनिंग है जिसमें डीपर इमोशनल इमर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ ध्वनि। टाइप्स कितने हैं ध्वनि के? ये तो हमने ध्वनि के मीनिंग की बात कर ली। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ध्वनि। ध्वनि के 3 प्रकार हैं। पहला है वस्तु ध्वनि, सजेस्टिव आइडिया, वेयर एन आइडिया इज सजेस्टेड बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। इसके लिटरल मीनिंग से ऊपर उठ करके अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर ये एक आइडिया सजेस्टेड किया जाए किसी को, वो है वास्तु ध्वनि। अंडरस्टूड? किसी को विचार देना वास्तु ध्वनि है। अलंकार ध्वनि, सजेस्टिव इमेजरी, अगर हम किसी को कल्पनाओं में ले जाएं, कोई ऐसा साउंड क्रिएट करें, कुछ इस तरह का करें कि उस ध्वनि से जो है हमारा जो ऑडियंस है वो कहाँ जा रहा है? इमेजिन में जा रहा है। तो वो क्या है? अलंकार ध्वनि। Where the poetic embellishments, figure of speech contribute to the deeper meaning। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच आप जानते हैं अलंकारों को बोला जाता है। तो अलंकारों के माध्यम से जो पोइट्स जो होते हैं वो अपने पोएटिक स्ट्रक्चर में जब अलंकार का यूज़ करते हैं तो वो अलंकार ध्वनि यानी इमेजिनरी पार्ट में ले जाते हैं अपनी पोएम को या अपनी पोइट्री को, और जो सुनने वाले लिसनर है वो उनके उस डीपर मीनिंग को देखते हैं और समझते हैं और कल्पनाओं में उसकी पूरी तरीके से अर्थ को निकाल लेते हैं। तो इसका डीपर मीनिंग होता है अलंकार ध्वनि। रसा ध्वनि, सजेस्टिव इमोशन, किसी के इमोशन को इशारा करना, वो रस ध्वनि की तरफ चले जाएंगे फिर हम लोग। द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ध्वनि वेयर इमोशंस रसा आर इवोक्ड सब्टली। रसा ध्वनि क्या है? ये ध्वनि का हाईएस्ट फॉर्म है जहाँ पर हमारे जो इमोशंस हैं वो इवोक हो जाते हैं पूरी तरीके से रस के रूप में। मतलब वहाँ पे रस क्रिएट हो जाएगा और फिर हमारे इमोशंस इवोक हो जाएंगे, हमारे मतलब ऑडियंस के इमोशंस इवोक हो जाते हैं। तो रसा ध्वनि क्या है? सजेस्टिव इमोशन ध्वनि की तरफ इसको इंडिकेट किया गया है। नंबर 4 है रसा ध्वनि रिलेशनशिप। रसा ध्वनि का क्या रिलेशनशिप है ये हमें देखना है यहाँ पर। आनंदवर्धना इंटीग्रेटेड भरत रसा थ्योरी फ्रॉम द नाट्यशास्त्र विद हिज ध्वनि थ्योरी।
आनंदवर्धन ने अपनी भरत की रसा थ्योरी के साथ में इंटीग्रेटेड करके ध्वनि थ्योरी को समझा है और उसी को हमें समझाने की कोशिश भी की है। तो इंटीग्रेटेड किया उन्होंने, एकीकरण कर दिया दोनों का, तब हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यानी जिस तरह से रसा से हमारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, वैसे ही ध्वनि से भी हमारे इमोशंस चेंज होते हैं और ध्वनि थ्योरी रसा थ्योरी के साथ साथ चलती है। He stated that poetry is effective when it suggests emotions leading to an aesthetic experience rasa। आगे वो कहते हैं कि पोइट्री की जो अपनी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है अगर उसके अंदर इमोशंस के द्वारा लीड किया जाए और रसा के माध्यम से उसके सौंदर्य अनुभव को बढ़ा दिया जाता है। अगर क्या हो रहा है, यदि जो सजेस्टिव इमोशंस हैं, जो अभी हमने पढ़े सजेस्टिव इमोशंस क्या क्या है, ये जो हमने पढ़े थे सजेस्टिव इमोशन, सजेस्टिव आइडिया, सजेस्टिव इमेजरी, यानी सजेस्टिव इमोशन मतलब रसाध्वनि। तो ये क्या कर देते हैं, ये पोइट्री को इफेक्टिव बना देते हैं, उसकी स्थिति को मजबूत बना देते हैं, उसके सौंदर्य बोध को बढ़ावा देते हैं। द बेस्ट पोइट्री इज वेयर रसा इज सजेस्टेड ध्वनि रेदर देन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। बेस्ट पोइट्री वो कहलाती है जहाँ पर रस का अनुभव हो, ध्वनि हमको फील होती हो। वेयर रसा इज सजेस्टेड ध्वनि, जहाँ पे रस का अनुभव हो और रसा साथ में ध्वनि को सजेस्ट करे, रेदर देन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। मतलब ज़रूरी नहीं कि उसको प्रकट किया जाए, प्रकट करने से पहले ही हमारे जो इमोशंस हैं वो उसके साथ को रिलेट होके आने वाले नए सीन का क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो वो क्या कहला रही है, आपकी बेस्ट पोइट्री कहलाती है जहाँ पे रस को क्रिएट करते हुए ध्वनि को सजेस्ट किया जाए। इम्पैक्ट ऑफ ध्वनि थ्योरी, ध्वनि थ्योरी का प्रभाव क्या पड़ा। आनंदवर्धन थ्योरी रिवोल्यूशनाइज्ड संस्कृत पोएटिक्स, शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम रिजिड स्ट्रक्चर्स टू द एस्थेटिक एक्सपीरियंस। आनंदवर्धन की थ्योरी ने एक क्रांति ला दी संस्कृत पोएटिक्स में। उन्होंने पूरा ध्यान केंद्रित किया फिर उस एक कठोर स्ट्रक्चर्स की तरफ से कहाँ पे ध्यान है हमारा केंद्रित करा, एस्थेटिक एक्सपीरियंस की तरफ, यानी कि सौंदर्य बोध के अनुभव की तरफ उन्होंने हमारे फोकस को शिफ्ट किया, रिजिड स्ट्रक्चर से एस्थेटिक एक्सपीरियंस की तरफ। इट इन्फ्लुएंस्ड लेटर क्रिटिक्स लाइक अभिनव गुप्ता हु फर्दर रिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ध्वनि एंड रसा। इसका प्रभाव बाद में फिर एक जो हमारे क्रिटिक्स हुए हैं अभिनव गुप्ता की तरह ही, जिन्होंने आगे बढ़ करके इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा रिफाइन किया ध्वनि और रसा के बीच में, मतलब इनके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा रिफाइन करके दिखाया। किसने, अभिनव गुप्ता ने। और अभिनव गुप्ता के तरह ही और भी दूसरे क्रिटिक्स थे जो इससे बहुत ज़्यादा बाद में प्रभावित हुए और उन्होंने ध्वनि और रसा के रिलेशनशिप को आगे बढ़ करके रिफाइन किया। अंडरस्टूड। Their theory remains central to understanding the beauty and depth of poetry in Indian aesthetics। ये सिद्धांत पूरी तरीके से हमें केंद्रित करता है, एक ऐसी सुंदरता की समझ देता है जिसमें कि इंडियन एस्थेटिक यानी कि भारतीय सौंदर्य बोध में कविताओं की गहराई को और सुंदरता को दिखाया जाता है। तो ऑडियंस क्या है, जो लिसनर है, जो हम हम पोएम सुनते हैं और जो पोइट्री हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है, तो ये थ्योरी हमें उसमें क्या काम करती है, ये थ्योरी हमें उसमें हमारा ध्यान केंद्रित करते हुए हमें उसकी सुंदरता को समझने योग्य बनाती है, प्लस उस पोइट्री के डेप्थ इमोशन को समझने के लिए बनाती है हमारे भारतीय सौंदर्य में। इन ए सेंस ध्वनि थ्योरी asserts that the true power of poetry lies in what is unsaid yet deeply felt। अंडरस्टूड। भाव में अगर हम देखें, अगर हम इसका भाव देखते हैं तो भाव में ध्वनि थ्योरी पूरी तरीके से एक सच्ची पावर है पोइट्री की, जो हमें बिना कुछ कहे भी गहराई के इमोशंस देती है, गहराई से फील कराती है, मेकिंग पोइट्री एन इवोकेटिव एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। और इस तरह जो पोइट्री है वो फिर आगे चल करके जब हमें उसके भाव समझ में आ जाते हैं, उससे हम डीपली खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो हमारे लिए इवोकेटिव और इमर्सिव एक्सपीरियंस की तरह काम करता है, या हम उसके थ्रू अपने को इमोशंस में डूबा हुआ महसूस करते हैं। ये थी आपकी ध्वनि थ्योरी इंटीग्रेटेड टू द रसा। अगर कोई स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप भरत मुनि का रसा थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको आनंदवर्धन की थ्योरी ऑफ ध्वनि भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट्स इसको इसी तरीके से पढ़िए और इससे अपने नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ। ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा आगे जो है काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में। अगर आप इतना लॉन्ग क्वेश्चन कर करके अपने एग्ज़ाम में आते हैं पूरी तरीके से, इसी तरह से हेडिंग वगैरह वहाँ पर मेंशन करते हैं,
तो आप बिलीव कर सकते हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आप लेकर के आएंगे। और कभी भी आपके मार्क्स, मैं नहीं समझती कि आप 80-90% से कम कोई मार्क्स लेकर आएंगे। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो आप इसके थ्रू अपने नोट्स भी तैयार करिए। और अगर आपको नोट्स के लिए फ्री में पीडीएफ चाहिए है तो आप हर घर इंग्लिश चैनल टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़िए। टेलीग्राम में मैंने हर घर इंग्लिश चैनल में पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी है। आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए रेयर कंटेंट के साथ, एक ऐसी वीडियो जो आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेगी। ऐसे टॉपिक हम आपके उठा रहे हैं यहाँ पर, ताकि वो बच्चे जो परेशान होते हैं अपने इन रेयर टॉपिक के लिए, तो अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो क्वेश्चन करने का यहाँ पर तरीका भी सीखेंगे इस वीडियो में, और यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।